चलिए आज का पेपर हम अपलोड करते हैं। जो आपका जो एलटी का हुआ था, एलटी मैथ्स का, उसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस जो है आंसर की मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था ये सेट ए का है। क्वेश्चन जो है सेट ए है, आप लोग देख सकते हैं। का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, एट व्हाट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है, दरअसल ये आज तक ऐसा क्वेश्चन आता था कि वो वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, इक्वल आ जाती। तो हम लोगों ने जब क्लास किया था तो काइनेटिक एनर्जी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कितना आता था। काइनेटिक एनर्जी जो आ जाता था आपका कितना आ रहा था, दोनों अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो कितना, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता था हमारे पास। अगर हम बात करें किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पर, ये थी हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो दरअसल कह रहा है कि ये भी हाफ हो जाए, ये भी हाफ हो जाए। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर दें, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी कर दें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इधर जाके कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कितना, ये कैंसिल हो गया, एम ओमेगा से एम ओमेगा। तो जो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन रूट टू। ठीक है, तो इतने जब डिस्प्लेसमेंट इतना है तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जहां पर वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है किस पर क्या हो जा रही है वो। दरअसल पहले ऐसा पूछा जाता था कि किस डिस्प्लेसमेंट की किस वैल्यू पर दोनों इक्वल है। अभी भी यही कह रहा है कि हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, हाफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, प्लस माइनस ए पर। ठीक है, चलिए जहां पर देखिए एक चीज, देखिए जहां पर अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो जहां पर क्या है, देखिए ये अगर ऐसी बात करें हम यहाँ पर ऑन अप्रोक्सीमेशन, देखिए अगर ऐसी मोशन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस ए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होती थी, माइनस ए। तो यहाँ पर जो है कोई चीज रुकेगी कब, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी जहां पर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो आप डिस्प्लेसमेंट की एक ऐसी वैल्यू बताइए जहां पर दोनों इक्वल होंगे, हाफ हाफ होंगे। तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन लोगों का डी ऑप्शन है वो अपना एक मार्क्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैं जल्दी से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, थोड़े स्पीड से करेंगे। देखिए ये देखिए, ये जो है कॉमन सेंस कैसे यूज करना था, मैंने एक सिखाया था कि अगर पास नहीं कर सकते तो फेल करना। ठीक है, आपको पता है जीनर डायोड कैसे बनता है, जेड बनता है ऐसे यहाँ पर, इसको बोलते हैं जीनर। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, ये देखिए ये बनता है पीएन जंक्शन। वेरेक्टर डायोड का बताया था मैंने, ये तीनों बताए थे मैंने ऐसे। वेरेक्टर डायोड जो है क्या था, ऐसा बनाया था मैंने, बनाया था नहीं बनाया था, क्लास में जो थे मैंने बताया भी था, ये वेरेक्टर डायोड है। तो एक ही तो था वापस टनल डायोड, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहा था ना अगर पास नहीं कर सकते तो फेल करना सीखे। मतलब आप बोलेंगे ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि इसका सिंबल मैंने बनाया, कॉपी में देख लीजिए। जिन लोगों को डाउट है वो कॉपी देख लीजिए, कॉपी में मैंने करा रखा है, ये जीना डायोड का सिंबल भी बना रखा है ऐसे। ठीक है, और फिर एक ही तो था टनल डायोड। तो मैंने कहा तीन फेल करोगे तो पास तो एक ही हुआ। मैंने बताया भी था बाकायदा कि अगर कोई ऑप्शन में तुम्हें प्रॉब्लम है तो वहां से क्या करिए, जो जो आप एलिमिनेट हो सकते हैं उनको हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट लिखवा रखा है मैंने।
कि जो है इलेक्ट्रॉन की विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द करंट। अगर देखो ताप बढ़ा रहे हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ताप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन करेंगे, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, तो करंट क्या होती है, जीरो होती है ताप बढ़ाने पर। तो जहां जहां ताप वेग है यानी थर्मल वेलोसिटी, मैंने करवाया है कॉपी में, ऐसे दो बना रखे मुझे अभी भी याद है। इधर मैंने थर्मल वेलोसिटी लिखवाया था, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखवाया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कहा यहाँ मैंने करंट फ्लो होती है, यहाँ पर आई जीरो हो जाती है, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन वाले जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। अगर रैंडम मोशन वाले करंट फ्लो नहीं करते हैं, तो जहां जहां थर्मल है वो ऑप्शन तो नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिनके चालन में विद्युत धारा ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। थर्मल से क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, ठीक है, जिसको अनुगमन वेग बोलते हैं। तो केवल अनुगमन वेग से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये तो लास्ट टाइम का रिपीट क्वेश्चन हुआ था और कॉपी में भी कराया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी था ये। आई थिंक एलटी में था या किसी और एग्जाम में था, पर या आरएमओ में था। देखिए यहाँ पर जो है आपसे पूछा था, रेडियल एक्सीलरेशन पूछा था, ठीक है। तो रेडियल एक्सीलरेशन के लिए मतलब देखें, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अगर देखें हम, ये थीटा मान लीजिए, यहाँ से यहाँ चला तो इसको बोल दिया हमने थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू कितना होता था सर्कुलर मोशन में, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा, आर्क कितना है, एस मान लीजिए, आर मान लीजिए, जो आपको मानना है आर मान लीजिए, अगर आर मानना चाह रहे हो। चलिए इसको मैं स्मॉल आर एस मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर वहीं पर हम क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। यानी ये जो है, ये क्या है, ये थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया भी था, ये कोणीय वेग, ये है कोणीय विस्थापन, विस्थापन। तो ये आपका कोणीय विस्थापन है, तो ये क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। तो ये डेल थीटा बाई डेल, यानी इसको मैं ऐसा बोल दूं कि थीटा डॉट है। अब अगर जो रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन को इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं, रेडियल को बोलते हैं त्रिज्य, त्रिज्य त्वरण, त्वरण, और या फिर क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इसको बोलते हैं ए आर, जो कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्या है, देखिए रिलेशन जो है सर्कुलर मोशन में, हमने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। हमने कहा था कि कोई सर्कुलर चीज घूम रही है, यहाँ रेडियस आर है, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये ओमेगा है, ये रेडियस आर पे है, ठीक है। तो ये वी वेलोसिटी है, तो वी को क्या लिखते हैं, ओमेगा आर, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी, ये लिख देंगे हम, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर हो जाएगा। अब देखिए इसको जो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ अगर यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर क्या कर लिख, इसको क्या लिख सकते हैं, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल आर बाई डेल टी का डबल डिफरेंशिएशन, यानी दो बार हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन, ये आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आर का डबल डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू आर ओमेगा को क्या है यहाँ पर, थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए ये क्लास में बताया तो था मैंने कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है
अगर हम पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें या इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ऑप्शन कैसे करना, जैसे इन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, तो आपको पता है चार्ज एट रेस्ट होता है, चार्ज एट रेस्ट अगर बात करें हम, तो ये अगर देखें इन दोनों का तो नहीं हो सकता, इन दोनों में हमको डाउट हो, तो हमने कहा था जो ये जो यहाँ पर जो रो होता था, यानी जो कितना, अगर हम बोले कि डेल डॉट डी इक्वल टू कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो डेंसिटी होता था। तो मैंने एक दिन कहा था कि रो इज ए, रो नहीं होती, दो प्रकार की होती है, रो बाउंड होती है प्लस रो फ्री होती है, जो फ्री चार्ज की वजह से, एक बाउंड चार्ज की वजह से आती है, एक रो फ्री चार्ज की वजह से आते थे। हम बोलते थे यहाँ से ये ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए रो एप्सिलॉन ई, ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ की, किसकी, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ से देखिए हमने कहा था कि अगर मैं ऊपर लेके जाऊं एप्सिलॉन डी इक्वल टू कितना, रो अपॉन रो, तो यहाँ से इस एप्सिलॉन ई, बार बार डी लिख लो, इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं डी, तो ये कितना हो जाएगा रो। ठीक है, अब जो है देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है। देखिए ये रो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो फ्री प्लस रो बाउंड, जो एक बाउंड चार्ज की वजह से आता आ रहा है, एक जो है फ्री चार्ज की वजह से आ रहा, तो इसीलिए ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम विष्णुपद यानी इक्वेटर से क्या जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो जी का मान क्या है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, पृथ्वी जो है थोड़ा स्पेरिक ऐसे अंडाकार शेप की है, तो देखिए अगर रेडियस देखें हम यहाँ पर रेडियस देख रहे हैं, तो इक्वेटर के रेडियस देखो स्मॉल जी, और देखो जी का मान पूछा ना, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही था, बिल्कुल ठीक था, ये रिलेशन है जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में। अब अगर हम यहाँ से बात करें इक्वेटर, ये देखिए ये इक्वेटर होते हैं, पोल होते हैं, ध्रुव तो ये होते हैं, तो ये घटता जा रहा है ना, यहाँ पर रेडियस कम होती है, तो अगर पोल की बात करें जहां पर ये कम होगा वहां पर ये ज्यादा होगा, इसका मतलब जो जी का मान मैक्सिमम होता है वो कहाँ पर होता है, मैक्सिमम होता है वो पोल पर होता है। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे जाओगे इसका मान घटता जाएगा, रेडियस बड़ी थी, जी का मान, आर का मान घटता जा रहा है, रेडियस का मान, इसका मान मतलब जी का मान बढ़ता जा रहा है, जहां पर ये घटेगा, देखो आपकी कोई चीज ये है ना, ये देखिए ये सबसे बड़ा था, फिर ये रेडियस छोटी हो गई और घटती गई, इसका मतलब जी क्या हो जाएगी, जब ये रेडियस घटती रहेगी तो ये बढ़ जाएगा, तो ये क्या, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, मिनिमम होता है, और पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास दी होगी तो काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लेकिन थोड़ा सा थिंक करता है, आपको सोचना तो पड़ेगा, हल्के थोड़ी कैलकुलेशन थी, और बाकी थोड़ा सा लेवल जो है, जिन लोगों ने खुद सेल्फ तैयारी की है और वगैरह, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप जानते हैं मैं बार बार क्लास में बोलता था रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास दे दिया आपको हम, कितना दे दिया आपका रेस्ट मास, एक सेकेंड, चलिए देखिए रेस्ट मास कितने, यहाँ पर देखें E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, अब एम नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ये आपका आ जाएगा 8.19 10 टू दी पावर कितना 14 माइनस 14 जूल। ठीक है, ये आ गया आपका ई। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, ई नॉट भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया, लेकिन इतना तो कहीं मेगा में पूछा गया है, मेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड, सॉरी मेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड आप जानते हैं, वन इलेक्ट्रिक बोर्ड इक्वल टू कितना होता है, आप जानते हैं वन इलेक्ट्रिक बोर्ड इक्वल टू होता है 1.6 10 टू दी पावर
-19 जूल, ठीक है। ये हमने कई बार बता रखा, कई बार। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, हमको इलेक्ट्रिक बोर्ड में चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड है 1.9 इंटू 10⁻14। यहाँ ऊपर भी इलेक्ट्रिक बोर्ड, नीचे भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से डिवाइड करेंगे, तो नीचे मैं वैल्यू रख दूँ 1.6 10⁻19। तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके E0 = कितना, 0.511 10⁻6 इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब कितना आ गया, जब ये देखें 10⁻6 को मैंने कई बार बोला, इसको बोलते हैं 1.11, इसको बोलते हैं मेगा 10⁻, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है। मैंने देखो बार बार कहा था कि केटी जो कंप्रेसिबिलिटी, मैंने नोट्स में दिखाया हो, किसी का नोट्स भी है मेरे पास एक का, वो उनमें लिखा रखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट केटी = 1/β, और बाकायदा सॉल्व भी कर रखा है। अगर मैं आप लोगों को उनके नोट्स दिखाऊं, तो अगर आप नोट्स देखोगे जिनको अगर ऐसे लग रहा हो, तो लिखवाया होगा मैंने कि जो है बीटा, जो है आप बीटा बोले, वहां पर मैंने के लिखवाया था। तो कंप्रेस देखो, बीटा = कहा था मैंने कितना होता है, हमने कहा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन कितना -dV/डी डेल V/V। यहाँ से कितना, हमने कहा था ये ऊपर चले जाएगा F, जो है F/A/V अपॉन डेल्टा V। हमने कहा था देखिए, ये जो है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PV आ जाएगा अपॉन कितना, डेल्टा भी आ जाएगा। हमने कहा था एक चीज और कहा था, देखिए इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, या ऐसे लिखा था हमने चेंज इन वॉल्यूम। देखिए इसको क्या बोला था, स्मॉल चेंजेस करने को कहा था हमने, कि किस में, प्रेशर में, जब V = कितना -del P/del V, ये कहा था बीटा। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी बार लिखवाई थी मैंने, ऐसे याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/V माइनस के dP/dV/dP, कई बार लिखवाई। तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये संपीड़ितता को, कंप्रेसिबिलिटी को, तो ऑप्शन डी होगा, 44 का ऑप्शन डी, ठीक है। ये कॉपी में करवा रखा मैंने कई टाइम, ठीक है। डेल P/d देख लीजिए एक बार, और बता रहा हूँ मैं कि केटी की वैल्यू कितनी होती है, 1/β होती है। और बीटा क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक, फोर्स पर यूनिट एरिया, और चेंज dV/d। अब ये कितना होता है, प्रेशर होता है dV/V। तो हमने कहा था कि बीटा = कितना, V dP/dV, स्मॉल चेंजेस देते हैं। तो यहाँ से KT की वैल्यू कई बार रटवाई थी कि KT = कितना होता है, ये होता है 1/V dP और dV, कई बार लिखवाई थी मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे आपके पास देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे यूज करते हैं हम, देखिए किसी भी, देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिन्होंने नहीं पढ़ा, मान लिया जाए प्रिज्म की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो आपको पता वेवलेंथ पे, देखो डिस्पर्जन, देखो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम 12 से, कि देखिए यहाँ से लाइट आती है और ये यहाँ से 7 रंगों में विभक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन जो है, जो फैलाव होता है वो किसका होता है, नीले रंग का होता है। तो आप बोलते देखो मोटाई पर तो करती है, ये कितना मोटाई है, तो मटेरियल पे तो बिल्कुल करता ही करता है, एक वेवलेंथ पे भी। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। विवजॉर लिखते थे ना हम यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा। नौ, देखो ऑर्थोगोनल कंडीशन लिखी है जो है किसकी, ऑर्थो स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी ऑर्थोगोनल, तो ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता था, किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता था। ये करते थे नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स को क्या करते थे, ए डेगर ए = कितना आ जाता था, यूनिटरी के आई के 1 के इक्वल लिखते थे हम। तो ये ऑर्थोगोनल क्या हो जाता था, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए जो है क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 53 का डी ऑप्शन है। चलिए ये तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को भी दिया था, ठीक है, 55 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका तो हमने कई बार सॉल्यूशन बताया था आपका,
क्लास में भी बहुत बार बताया कि डाइवर्जेंस 1/r³ कितना आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल, 0 के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 55 का कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत बार मैंने एक दिन सॉल्व करने को भी दिया था, शायद आई थिंक ब्रेक भी हुआ था, 8 बजे की बात है, ठीक है। अभी अभी लेटेस्ट भी करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया था, तो आपके जो है जिनका क्लियर हुआ है, ये है जो है जिनका करेक्ट है उनके जो है। ये तो हमने बोला था कि जो है एन स्लिट, डबल स्लिट करा दिया था, एन स्लिट का भी करवाया था क्लास में। देखिए डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट। तो देखिए आप अगर कॉमन सेंस भी यूज करते, मान लीजिए एन स्लिट आपको ध्यान नहीं है, तो सिंगल स्लिट भी पढ़ा आपने, डबल स्लिट भी। तो आपने कहा कि ग्रेडिंग तो क्या हो जाती थी, दोनों स्लिट से हो जाती थी ना, तो इसीलिए क्या एन स्लिट हो सकती थी। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जूल केल्विन प्रसार में, देखो जूल केल्विन जो है नया नाम आ गया आपके पास, जूल केल्विन प्रसार। मैंने वैसे बहुत ही डिटेल में बताया था, इसको फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन क्या बोलते हैं इसको, फ्री एक्सपेंशन। लिखवा है मैंने कॉपी में, देख लीजिए पहले वाले जो पहला बैच जो चला उन पे लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, कॉपी में आप लोगों के। यहाँ पर क्या कहा मैंने कि फ्री एक्सपेंशन में क्या है, डी यू जीरो होता है, डेल क्यू जीरो होता है। मैंने कहा ऐसा लिखवा रखा है, सब कुछ जीरो होता है। अब सब कुछ जीरो होता है, यहाँ पर देखिए अगर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हुई तो ये क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जीरो, तो उसमें इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए दो लेंस, देखिए ये क्या है। अब आप लोग बोलेंगे ये ऑप्टिक्स सिलेबस से बाहर का आ गया, बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने रे नहीं पढ़ा है आपके पास। देखो ये बचपन से पढ़ के आ रखे, दो फोकल लेंथ है, तो इनकी जो है इसकी f2 है, इसकी मान लीजिए f1 है। तो हमने कहा कि इनकी जो कंबाइनिंग करके 1/f1 प्लस 1/f2, इसमें कुछ था ही नहीं पढ़ना। इसका मतलब जो f आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, f1 इंटू f2 अपॉन कितना, f1 प्लस f2, इतना कर ही सकते, ये ऊपर चलेगा। अब जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/f होती है, फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो f1 प्लस f2 ऊपर चले जाएंगे और नीचे कितना रहेगा, f1 इंटू f2। ये तो 12वीं में पढ़ लेते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, डी। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं जो है, जो आप लोगों को अगर इसमें मुश्किल हो रही थी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर देखते हैं तो। लेकिन अब जो है इसको मैंने पता नहीं कितनी बार इंपॉर्टेंट कहा कि एक फॉर्मूला याद रखना कि कितना, अगर देखिए हमने कहा कि जो आपका एक साइड रखना याद फेज, और एक साइड याद रखना पाथ, ठीक है। हमने कहा था 2 पाई का मतलब आप याद रखना फाई, तब पाथ फाई रहा होगा। अब देखिए हमने कहा था कि अगर आपके पास जो है फेज एक्स है, मतलब गिवन निकालना है, और ये लैम्डा होता है, ठीक है उस टाइम। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पाथ, पाथ सॉरी पाथ है, ठीक है, इंटू लैम्डा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। क्या कहा हमने कि ये है 2 पाई इंटू कितना, पाथ डिफरेंस, इंटू कितना, लैम्डा इंटू फेज, फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैंने कई बार लिखवाया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमने कहा था कि फेज और उसमें क्या है, जो आपका देखिए फेज जो है, मान लीजिए फेज और पाथ में क्या रिलेशन बताया था हमने। हमने कहा था कि ये जो है 2 पाई होगा, तो ये कितना होगा, तब कितना होगा, ये 2 पाई का मतलब लेमडा। कैसे समझेंगे हम इसको, कोई वेव है ना, जब तक 2 पाई चलता है तो इसको पूरा बोलते हैं, दो सक्सेसिव श्रिंग और क्रस्ट और गर्त के बीच की जो दूरी बोलो लेमडा है, तो लेमडा। और अगर आपको ये फाई जो है पाथ, तो क्या है, एक्स है उसका। तो यहाँ से क्या है, आपको ये 2 पाई इंटू एक्स इंटू फाई इंटू लेमडा, तो ये जो है एक्स दे रखा आपको, पाथ डिफरेंस दे रखा कितना, λ/8। फेज डिफरेंस निकालना आपने, फाई निकालना है। फिर लेमडा से लेमडा कट गया, 2 से, यानी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी,
पाई अपॉन 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, बहुत इजीली बताया था हमने, ऐसे बार बार भी लिखवाया था, 2-3 बार लिखवाया था कि कितना 2 पाई इंटू पाथ इंटू लेमडा इंटू फेज। तो ये दे रखा आपके पास कितना, ये दे रखा लेमडा बाई 8, ये लेमडा इंटू आपको निकालना है, ये लेमडा से लेमडा कट गया, ये 1/2, तो कितना आ जाएगा पाई/4 इंटू फेज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका पाई/4। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि जो है, अब देखिए यहाँ से क्या है, दो चीजें देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन आपका जो आंसर दिया था वो बी दिया था, लेकिन एक चीज याद रखिए कि यूनिट वेक्टर को समटाइम्स क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने कहा था ना कि ए वेक्टर इक्वल टू ए, तो इसको डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं। आप यहाँ से देखिए, लेकिन एक चीज पूछा है इन्होंने, देखो क्वेश्चन अगर जहां पर फंसने के दो दो ही तो चांसेस हो सकते थे, या ये है या ये है। ठीक है, आपको इतना ही तो था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हैज अ मैग्नीट्यूड इज अ 9, किसी इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर 9 यानी 3, ये तो गलत बात है, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको थ्योरी थोड़ी करना लिखनी है, यहाँ पर क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे आप, ठीक है, लिखा हुआ है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 9। अब देखेंगे यहाँ पर इसका तो हो ही नहीं सकता 3, 1/3 2/3। अब इसका देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड करे 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर, तो 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 9। तो एक ऑप्शन करेक्ट है, बस कुछ मत देखना, मैग्नीट्यूड चेक कर लो, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो ऐसे करिए सॉल्व की, देख लीजिए, अगर इससे सॉल्व जो ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन कितना मॉडुलस ऑफ ए, तो ए वेक्टर चाहिए तो ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए और ए वेक्टर। तो आपका जो ये ए है ये गिवन है, दे रखा कितना, ये दे रखा है i-2j प्लस कितना 2k। अब इसका मॉडुलस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा 3i1-2j प्लस 2k इक्वल टू ए वेक्टर। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने पहले आंसर की में बी दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इसका ऑप्शन सी है। मैग्नीट्यूड चेक कर लेना, यून एक ही का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, एक ही वेक्टर का, तो यहाँ से इसको ठीक। चलिए इसको देख लेना, जनरली क्या है, देखिए टेंजेंशियल देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा इसमें, तो देख लेना, ये ज्योग्राफिकली क्वेश्चन है। अगर भाई क्या कह रहा है कि अगर कोई घूम रहा है बल समाप्त हो जाए, तो देखिए अगर देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अंदर की और रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर फोर्स लग रहा होता है। देखो कोई भी एक सर्कुलर पाथ में कब घूमता है, जब उस पर वी और क्या होगा, एसी काम कर रहा होगा ना। तो टेंजेंशियल क्या पूछा है, इफ ग्रेविटेशनल, तो लिखा हुआ मूव द स्पीड वी टेंजेंशियल टू ओरिजिनल ऑर्बिट। ठीक है, ओरिजिनल ऑर्बिट, तो जो है मोर अप्रोप्रिएट जो है इसका जो है बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा आप लोग, बी ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट। चलिए रीमान इक्वेशन कहा गया था, कॉची रीमान इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कितना, जो कॉच डेल यू बाई डेल आर, ऐसे याद रख सकते 1/r डी वी बाई डी थीटा। दूसरा कैसे याद रख सकते, डेल डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू 1/r, कितना आ जाएगा, माइनस के कौन ये देखिए, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस के कितना, डेल बी बाई डेल आर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम आगे चलें, ये देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया था और कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था।
देखिए अगर देखिए आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था आरएमएस वैल्यू यदि किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं का वर्गमूल माध्य, यानी वी आर एम एस कितना, जो कि हमने पढ़ा था कितना, √3 kT/m। ठीक है, अगर क्या करूं मैं, m का मल्टीप्लाई कर दूं, m का डिवाइड कर, सॉरी v का डिवाइड कर दूं और v का क्या कर दूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना m और यहाँ पर v, इसको रो बोल देते हैं, ऐसा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना, यहाँ पर हमने कहा कि 3 kT/v और मास, क्या वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को रो बोलते हैं, डेंसिटी, क्योंकि आप जानते हैं रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब एक चीज़ याद रखें, केटी को क्या लिख दिया था हमने, प्रूव कर दिया था वन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए आरटी लिख दिया था ना, ये एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो यहाँ से कितना, जो वी आर एम एस है वो कितना आ जाएगा, 3 kT/RT/v। अब देखो पी भी इक्वल टू क्या बोला हमने, आर टी होता है ना, अगर 1 मोल की बात करें तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RT/v। अब यही तो यहाँ पर दे रखा, एक रो भी है, तो दरअसल कितना आ जाएगा, वी आर एम एस जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p/रो। यानी जो है आप कहेंगे यहाँ से कि वी आर एम एस जो है कितना, √v/p, यहाँ से जो p की वैल्यू आ रही है वो वी आर एम एस का स्क्वायर आ रही है। तो अगर पहले जो प्रेशर p था तो बाद में कितना हो जाएगा, अगर दुगुना कर दी जाए इसकी वैल्यू तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर, तो 4 गुना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना था, बाकी इजी था। नाउ AMU कितनी बार बताया, ये तो बहुत बार बताया। AM एटॉमिक मास यूनिट जो है किसके इक्वल होता है, 9.931.5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। लेक्चर में प्रूफ भी करवाया था कैसे। अब कहा कि किसे, देखिए यहाँ पर क्या है, दरअसल यहाँ पर मान लिया जाए प्रोजेक्टाइल का आपने पूछा, देखो यहाँ पर बहुत सारे आंसर लोगों ने शून्य लगाया, आंसर शून्य लगाया ना, लेकिन एक चीज याद रखो, कहाँ लिखा है वर्टिकल, हॉरिजेंटल में बोला, ऐसा फेंका है, ऐसा कोई 60 डिग्री से। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पे आप जब ऐसा फेंकते हैं ना ऊपर की ओर, तब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जो है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती, तब ठीक था आपका ऑप्शन। लेकिन इन्होंने बाकायदा कहा है कि क्या किया, प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब एक ऐसे हॉरिजेंटल में एंगल थीटा के साथ फेंका जाता है, मतलब 60 के साथ फेंका जा रहा है। तो ये मैक्सिमम हाइट इसकी पूछिए, ये हाइट पूछिए कि किस हाइट पे होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल की बात करूं मैं, तो देखिए कितने हो जाएगी, 12m/u², यही तो होती थी काइनेटिक एनर्जी, इतनी होती है कि 12u² हो जाएगी। नाउ अगर क्या करूं मैं, मैक्सिमम हाइट, देखिए अब जो है इसके जो है दो कंपोनेंट होते हैं, देखो ये u साइन थीटा हो जाएगा और ये u कॉस थीटा। तो हमको कौन सा लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैक्सिमम हाइट इस पे ही आ जाएगी ना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट किस पे आ जाएगी, इस कंपोनेंट पे आ जाएगी ना। तो हाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे इसको कितना, ये है आपका u cos 60, तो cos 60 की वैल्यू तो u/2। तो इसका मतलब इस हाइट पे जो है मैक्सिमम आ रहा है इसका, तो कितना, 12m/u², u² की जगह कितना आ जाएगा, u/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है कितना रहेगा, 1/4। अगर मान लीजिए इसको नई डैश मानो तो ये काइनेटिक एनर्जी के पुरानी काइनेटिक, तो किसका कितना आ रहा है, k/4 पुरानी काइनेटिक एनर्जी के हाफ आ जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, देखिए ये वाला कंपोनेंट लेंगे ना इसका, तो ये हाइट पूछी ये वाली। चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, कर लेना वैसे, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, और थोड़ा सा अगर आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने बताया था एक फॉर्मूला रेडी, द मीन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, पी वाला मोमेंटम, ये वाला, तो वेरीज विद द मास, मास नंबर ए के साथ कैसे वेरी करेगा। तो मैंने रेडियस के लिए बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, r0 = a/1 पे,
ठीक है। अब देखिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल आर और डेल पी इक्वल टू कितना है, एक्स लिखते थे हम वहां पर, एक्स भी तो पोजीशन ही है, एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूं कि आर नॉट ए की पावर 1/3 डेल्टा पी और एच अपॉन कितना पाई, तो यानी डेल्टा पी जो है मोमेंटम की वैल्यू 1/4 पाई और आर नॉट ए की पावर +1/3। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो कितना रहेगा, ए की पावर -1/3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला बताया था और हाइजेनबर्ग भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने रिलेट किया होगा उनका जरूर करेक्ट आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी पढ़ाया था और रेडियस की। अब देखिए ये जो है हर्मिशन जो है, कहा गया कि एक जो है इफ ये है दे रखा है, एक आइटा लगा दिया जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर आइटा की अगर बात करें हम, तो आइटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जब भी जो है प्रिंसिपल जो है इनके साथ क्या हो जाएगा, आइटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जब डायगोनल के पास जब आइटा का मल्टीप्लाई आता है, तो देखो जो हर्मिशन की जो आइगन वैल्यू होती है, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, λ1 + λ2 + λ3। यानी आइटा का जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आयोटा + 7 आयोटा प्लस कितना 5 आयोटा। तो ये कितना आ रहा, 15 आयोटा आ रहा ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो है हर्मिशन की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब जो है आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो जो है, अब जो है स्क्यू हर्मिशन, यानी ए का जो है आप देखोगे स्क्यू हर्मिशन, अगर स्क्यू हर्मिशन में तो ए का डेगर किसके इक्वल आ जाता है, डेगर। अब डेगर का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना। ये किसके इक्वल आ जाता है, -a के इक्वल आ जा रहा है। तो उसको स्क्यू हर्मिशन चेक कर लीजिए आप ए का मल्टीप्लाई करने के बाद। और सिमेट्रिक का क्या होता है, सिमेट्रिक का होता है कि ए का ट्रांसपोज जब ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है, तब ये है। तो आप चेक कर लीजिए इनका मैथमेटिकल उसका मैट्रिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कर सकता था कि रियल, जैसे इन्होंने टिक कर रखा कि हर्मिशन में आबियू है, तो हर्मिशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम दूसरा चेक करें, तो देखिए अब अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे सारे, और ये प्लस हो जाएंगे माइनस वाले, ठीक है। तो कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले सर ने आपको सॉल्यूशन दे दिया। और जो है डिटर्मिनेंट जो है इसका कितना, ये तो 12वीं में खोलना सिखा देता है कि डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 6 - x²। एक सॉल्व करना था 6x² - 5x, सॉरी ये माइनस है ना, प्लस इतना इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, अब तो ये आप सीख सकते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -3x - 2x। तो कितना रहेगा, x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। आई थिंक शायद ठीक है, हाँ ठीक है, ये प्लस का है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x², तो x क्या हो जाएगा, x - 3, और यहाँ से -2 तो x - 3। कभी भी चेक कर लेना, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 2। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत आसान था। अब देखिए अगर इसको सिंपल से भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में नहीं तो I = V/R से करिए, और I = कितना, ये 12 वोल्ट है, नीचे कितना आ जाएगा 0.25 ओम। तो इसको जो है बदलिए, ऊपर जो है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे 25 है, ऊपर कितना 100 हो जाएगा। तो 25 चौको 100, यानी क्या हो जाएगा, 12 चौको 48, 48 आ जाएगा करंट, ठीक है, 48 एम्पियर। अब देखिए अगर बात करें हम इसकी पावर की, तो हमने कहा था VIP, हमेशा कह रहे थे हम। अब यहाँ पर क्या आई की, इसकी वैल्यू कितनी है, आई की 48, वी की कितनी 12, तो कितना आ जाएगा 576, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बार बार कहता था मैं VIP क्या करिए, चलिए
चलिए कुछ ही क्वेश्चन रहे, ये तो लास्ट दिन करवाया था हमने कॉपी में। अगर देखिए निश्चित जो है आपकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो आवृत्ति और ऊर्जा बताइए। तो आप जानते हैं ई इक्वल कितना होता है। अगर पहले हम फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी, तो जो न्यू होती है वो सी बाई लैम्डा होती है ना। तो सी की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸ लैम्डा कितना, 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ करोगे 3 कम हो जाएंगे, तो 3 × 10⁸ और नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻7। ये 3 कम हो जाएंगे ना यहाँ से, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.75 10⁻15 हर्ट्ज। इतनी आ गई फ्रिक्वेंसी की न्यू की वैल्यू। तो या तो ए होगा या तो बी होगा, चेक करेंगे हम। जब हमारे पास दो ऑप्शन, ये तो दो तो गए, ठीक है। नाउ अगर हम आगे चेक करें, अब हमको एनर्जी चाहिए, तो ई इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 एंड न्यू की वैल्यू कितनी, 0.75 × 10⁻, कितना, 15। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। आप कर लीजिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना आप, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अभी भी सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले। देखिए क्या कहा मैंने, यहाँ से कहा ई इक्वल टू एच न्यू। एक बार और देख लो, एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट है 6 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.75 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो जूल में आ जाएगा, जूल में। तो जब ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो है आपके पास आ जाएगा कितना, कैलकुलेट कर लेना और बाद में इलेक्ट्रिक बोर्ड में नीचे ऊपर जो है डिवाइड कर देना, ठीक है। नीचे डिवाइड कर देना, ये जो आपका कितना आ जाएगा नीचे 1.6 10⁻−19 ऊपर इलेक्ट्रिक बोर्ड से, यहाँ पर इसके कैलकुलेशन से। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बाइनोमियल में जो है कि जो मीन होता है वो कितना होता है, तो बहुत सारे लोगों ने देखे, अगर आप देखेंगे जो है कौन सा ऑप्शन लगाया, जो है ये जो है वेरिएंस होता है। अगर इसकी बात करें तो मीन एनपी होता है इसमें, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन है। मीन क्या होता है इसमें, वेरिएंस जो है रूट एनपी होता है। जो डी है वो आपका क्या है, ये होता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, जब आप अगर देखिए अनसर्टेनिटी का जो अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। अब अगर और देखिए जो है टाइप्स ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा और कर समझा लेता हूँ उसको आपको। अगर हम इसकी बात करें, देखिए जो है अगर बाइनोमियल की बात करें तो इसमें दो कंडीशन होती है, दो जो इसके वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, या तो आपका क्या आ रहा होगा, 2 पॉसिबिलिटी आती है, सक्सेसिव पी आता है या फेलियर आता है, एन आता है, ठीक है। पी क्यू आता है, ठीक है। तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है म्यू बोलते हैं जिसको, पोजीशन ऑफ एक्स जो है, तो आपका कितना आता है, एनपी के इक्वल आता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। और एन क्या होते हैं, टोटल इंडिपेंडेंट टोटल ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स मतलब कितनी बार किया आपने, और ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो अगर आपका अगर वेरिएंस पूछा जाए इसमें, सॉरी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस जो है आपका इसमें जो कितना हो जाता है, एन पी क्यू आ जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी जो आता है रूट एन पी क्यू आता है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन है 98 का, ठीक है। तो अगर नाउ 99 और 90 देखें, अगर हम इन दोनों को देखें कि जो है आपकी चलिए एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए आखिरी के दो क्वेश्चन है। चक्रीय प्रक्रम, बार बार मैंने कई बार बोला, देखो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन है कि चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस गए आए, ये चक्रीय प्रक्रम। जितनी यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, सॉरी इंटरनल एनर्जी थी, यहाँ पर भी उतनी थी। तो आप बोलते थे क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू कितना था, 0 आता था। मतलब डी यू दरअसल इनिशियल माइनस फाइनल क्या आता था, 0 आता, क्योंकि प्रारंभ में भी यू थी अंत में भी यू थी, तो 0 आ जाता था, यानी डेल्टा यू इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो चीज़ कैसी रही होगी, कांस्टेंट।
तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर देखिए यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा देखो कितना इजी आ रखा था, इसको सॉल्व करिए। ये कितना आ जाएगा? बुलियन अलजेब्रा का फर्स्ट जो है ये आ जाएगा ए डॉट बी डॉट प्लस ए, ये ए प्लस बी बार ऐसे खुल जाएगा इंडिविजुअल में। यहाँ से अगर मैं किसी एक से जो है मान लीजिए ए डैश कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? बी डैश प्लस वन प्लस बी डैश, ये जो हमेशा वन के इक्वल आएगा। तो ये ए डैश प्लस बी डैश ऐसा कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये जो है क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन जितने फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अदरवाइज कोई आपको लगता है कोई सजेशन करना हो तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 53715117। ठीक है, अगर आपको किसी सोल्यूशन में डाउट लग रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। एलटी का पेपर मैं बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ फिजिक्स क्वेश्चन की। वो मैथ्स का पोजीशन था वो थोड़ा इजी था। और अगर फिजिक्स की बात करूँ तो जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी की है उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, और जिन लोगों ने क्लास दी है मैं बता दूं अपने क्लास वालों के जो है 18 के आसपास आ रहे हैं, 15 to 18 जो है, किसी के 12 भी आ रहे हैं। और जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो जा रहे हैं आपके 5 to 7 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में सेल्फ वाले जो उन्होंने क्लास नहीं पढ़ी है किसी। और जिन लोगों ने जो है एमएससी किया या कोई अनदर जो है ट्यूशन लिया तो ये 12 के आसपास आ रहे हैं। तो फिजिक्स का जो है जिनके जो 15 आ रहे हैं वो बहुत खुश हो जाइए, और किसी के तो है 20 से ऊपर भी है, यहीं पर है मेरे स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए लेवल जो है फिजिक्स का थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। देखो पेपर तो मैंने अभी सॉल्व किया, आप लोगों को भी सॉल्यूशन के बाद इजी लग रहा होगा, पर प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है। एग्जाम में हो सकता है कि इतना आपको नहीं सोचना पड़े। देखो काफ़ी तो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सारे ऐसे थे, मुश्किल से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉपी से नहीं थे, अदरवाइज कॉपी से थे सारे। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड लक इन फ्यूचर के लिए। आप अपनी तैयारी रखिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपना तैयारी करें। अगर नहीं मतलब ऐसा लग रहा है तो अपनी, क्योंकि क्या है, अचीवमेंट इज़ नॉट लाइफ, बार बार कह रहा हूँ कि नौकरी ही लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी और कुछ है। जीवन में खुश रहिए, मौज करिए। चलिए थैंक यू सब लोगों का।